गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने टॉर्क और मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर लिया था। एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उस पर नेट फोर्स भी पता कर लिया था और उस पर टॉर्क भी एम क्रॉस भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। अगला टॉपिक आपका है एम्पियर सर्किटल लॉ और एक टॉपिक और इसमें रह जाता है गैल्वानोमीटर। ठीक है, दो टॉपिक बच रहे चैप्टर में। एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ की जैसे ही है, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ा था वैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे यहाँ पे टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे यूजिंग गॉस लॉ और यहाँ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम मैग्नेटिक फील्ड पे आ गए। बीच में हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किए थे ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर टू पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के वायर के बीच मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख के उस पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया, टॉर्क कैलकुलेट किया। अब हमारा टॉपिक आ गया नेक्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत आसान लॉ है बेटा और इस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी हम करेंगे, तीन चार एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है जनरली। लॉ भी हमसे पूछा जाता है। देखो लॉ क्या कहता है, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा वैसे देखो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज आई करंट फ्लो कर रही है उसमें। ठीक है ना, सिंपल हमने एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर किया जिसमें सपोज आई करंट x2y फ्लो कर रही है। मुझे पता है कि इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कर भी लिया पहले हमने। हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैं बोलूं कि अगर मैं इस वायर को एक सर्कुलर लूप में या एक एम्पियरियन लूप में कंसीडर कर लूं, इसको सेंटर पे मान लूं और इस तरह से मैं एक एम्पियरियन सर्किट लूप ले लूं, इसको हम बोलते हैं एम्पियरियन लूप या एक क्लॉज लूप। एम्पियरियन लूप, इस करंट कैरिंग वायर को हमने किस में कंसीडर कर लिया, एम्पियरियन लूप। अगर मैं इस वायर इस लूप के किसी भी पॉइंट पे, जो हम सर्कुलर लूप कंसीडर कर रहे हैं, इसके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ line integral of magnetic field at any point on amperian loop is equal to mu naught times of summation I, mu naught times of total current passing through the current conducting wire। ठीक है ना, लॉ ऐसा कुछ बोलता है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं उसके बाद स्टेटमेंट लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू एम्पियरियन सर्किटल लॉ magnetic field, line integral of magnetic field means B dot dl। इसको ऐसा पढ़ेंगे, line integral of magnetic field at any point on amperian loop is equal to mu naught times of summation I। This is ampere circuital law, ampere circuital law या ampere's law। B dot dl equals to mu naught summation I। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लेंथ के अक्रॉस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल बोला जाता है, सरफेस के अक्रॉस सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम के अक्रॉस वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field at any point of amperian loop is equal to mu naught times of total current over the closed loop, over the amperian loop or closed loop, amperian liquid। This is the statement of ampere circuital law, यह उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर केवल आपसे एम्पियर सर्किटल लॉ पूछे तो सबसे पहले आप ये लॉ लिखेंगे, उसके बाद एक सिंपल डायग्राम दिखाएंगे कि सपोज आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ एक्स वाई जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। इसके लिए मुझे इसके आसपास मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो उसको इसको सेंटर मान के उसकी रेडियस
जैसे जो भी डिस्टेंस है उसके लिए अब सर्कुलर एम्पियरियन लूप कंसीडर कर लेंगे और उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसका हम प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। जैसे मैं जनरल एग्जांपल सोचूं, इसके प्रूफ के लिए मैं जनरल सोचूं कि मेरे पास सपोज 2-3 वायर है, ये 2 वायर तो एम्पियरियन लूप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सपोज इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, सपोज इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है, और तीसरा वायर इस एम्पियरियन लूप के पास जिसमें I3 करंट फ्लो कर रही है। तीसरा वायर जो है वो एम्पियरियन लूप से बाहर है, ये आपका एम्पियरियन लूप है, एम्पियरियन लूप, या जिसको मैं क्लोज लूप बोलूंगा, ठीक है। जैसे वहां गॉसियन सरफेस बोलते थे, वहां यहाँ पे एम्पियरियन लूप बोलेंगे। मैं फॉर फर्स्ट वायर आपसे ये फॉर्मूला पूछूं, फॉर फर्स्ट वायर लाइन इंटीग्रल ऑफ B1, फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लिया, तो वो कितना होगा B1 डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसमें करंट कितनी है I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर फर्स्ट वायर ये इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर सेकंड वायर के लिए हम कैलकुलेट करें लाइन इंटीग्रल, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 कंसीडर कर लिया, B2 डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I2 की जगह क्या आ जाएगा, समेशन I की जगह I2 आ जाएगा, क्योंकि I2 भी क्लोज लूप नहीं है, इक्वेशन नंबर 2। फिर थर्ड लूप के लिए, थर्ड के लिए कंसीडर करें, थर्ड वायर के लिए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड तो होगा B3 डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I कितना होगा, लूप के अंदर आ रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल करंट ओवर द एम्पियरियन लूप, एम्पियरियन लूप से बाहर है ये वाले करंट, तो ये आ जाएगा आंसर 0, म्यू नॉट इनटू 0, इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लो, राइट हैंड साइड में ऐड कर लो। अगर इन सबको ऐड करते तो देखो dl सब जगह कॉमन, मैं ऐसे लिखूंगा लाइन इंटीग्रल B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसमें से और इसमें से कॉमन I1 प्लस I2 प्लस 0, I1 प्लस I2, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस में भी ऐसे ही करते थे कि जो टोटल चार्ज एनक्लोज इन द क्लोज सरफेस होता था ना, उसी को कंसीडर करते थे इधर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन ए नॉट में। तो यहाँ पे भी हम जो लूप के अंदर करंट है ना उन्हीं को कंसीडर करेंगे, अगर वो बाहर है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो बाहर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, बट समीशन I 0 होगा उसके लिए। तो इन सबको मैं एक कंसीडर कर लूं, B इंटीग्रेशन B नेट लिखूं या B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल करंट समीशन I, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हमने इस तरह से इसको समझ लिया। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जैसे I1 ऊपर I2 नीचे, तो I1 माइनस I2, अलजेब्रिक सम लेना है करंट का, ठीक है ना। नीचे से ऊपर प्लस ले रहे तो ऊपर से नीचे माइनस ले रहे। क्लियर हो गया। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत आसान है, इसके एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम B और dl की बात करेंगे, अगर B और dl पैरेलल होंगे तो ये वैल्यू VDL cos 0 होगी, मैक्सिमम होगा आंसर। अगर B और dl एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस केस में VDL cos 90 ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको एम्पियर एंड सर्किटल लॉ के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। पहले अगर आपसे केवल लॉ पूछे तो स्टेटमेंट लिख के ये लिखना है, और अगर उसमें ज्यादा आपसे डिस्कशन करना हो या इस तरह से एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस देखो, एम्पियर एंड सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस, इससे हम क्या-क्या कैलकुलेट करेंगे इस यूज को। जैसे आपने गॉसियन सरफेस की या गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी ना 5, वैसे इसके हम 4 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बेटा। जितने एप्लीकेशन डिस्कस करनी है अपने को 4 एप्लीकेशन, जिसमें ये फार्मूला काम में ले रहे हैं। इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I, थोड़ा सा कंपैरिजन करो उससे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन हुआ करता था या मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्चुअल में जो लूप ले रहे हैं वो सर्कमफ्रेंस के अक्रॉस से हम उस पे एलिमेंट कंसीडर करेंगे ऐसा। देन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस कर दिए, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर एंड सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन जो कंटिन्यू 2 साल पूछी 18 और 19 में, इस साल नहीं आई थी, 18-19 में ये एप्लीकेशन कंटिन्यू पूछी थी हमसे, एक बार 2 नंबर में, एक बार 3-4 नंबर में पूछी थी। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा हमें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली
लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर एक ही बात है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, एक ही बात, ठीक है। इसको यूज करके आपको इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। और इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर आपका है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो पहले हम वायर देख लेते हैं, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई सपोज, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इस वायर से देखो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके या कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके पी पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऐसा तो हम बायट-सावर्ट लॉ से भी कर चुके हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी हमें ध्यान होगा, बट हमें एम्पियर सर्किटल लॉ काम में लेना है। करंट कैरिंग इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इससे आर डिस्टेंस पे जाके पॉइंट पी कंसीडर किया जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे आर को रेडियस मान के एक एम्पियरियन लूप कंसीडर करना होगा। इस तरह से क्या लेना होगा? एम्पियरियन लूप। ये आपका एम्पियरियन लूप है, इसको हम बोलेंगे एम्पियरियन लूप। एम्पियरियन लूप जैसे गॉसियन सरफेस बोलते हो ना, वैसे इसको एम्पियरियन लूप या हम क्लॉज लूप बोल देते हैं। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया dl, जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मैं यहां कैलकुलेट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ध्यान से, इनवर्ट मतलब सर्कुलर लूप में ऐसे इसके लूप के ऊपर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो b की डायरेक्शन भी इधर होगी और जहां एलिमेंट ले रहे हैं dl वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी आपकी इधर ही होगी। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू, देखो बहुत आसान एप्लीकेशन है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। फॉर्मूला क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन i। ध्यान से देखो b और dl के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको लिखा जाएगा बेटा लाइन इंटीग्रल b dl cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन i की जगह क्या आ जाएगा? टोटल करंट इस लूप में, इस वायर से टोटल करंट i पास हो रही है, cos 0 की वैल्यू 1, लाइन इंटीग्रल b dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i। b जरूरी थोड़ी इसी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, इस सर्कुलर लूप पे कहीं भी कैलकुलेट कर लो, b कांस्टेंट होगा क्योंकि इससे इक्वल डिस्टेंस पे, सिंस b इज कांस्टेंट, सिंस b इज कांस्टेंट for any point on Amperian loop, then इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा b dl इक्वल्स टू म्यू नॉट i। इंटीग्रेशन से b को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन dl क्या इस लूप की सरकमफ्रेंस होगी? जैसे वहां एरिया निकालते थे 4πr², अगर आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते थे तो सरफेस एरिया होता था 4πr²। यहां लूप है तो इस लूप का सरकमफ्रेंस 2πr, देन b into 2π स्मॉल r इक्वल्स टू म्यू नॉट i। हमें तो b कैलकुलेट करना है ना, तो 2πr को अपॉन लेंगे, म्यू नॉट i अपॉन 2πr। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p which is situated from distance r from the wire of infinite length, mu naught I upon 2πr, where r is the distance, वायर से कितने डिस्टेंस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, I उसमें करंट जो फ्लो कर रही है। अगर I की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करता है, और स्टेट ने बता दिया था। R की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो B की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस पे जाएंगे हमारा B भी डिक्रीज होता जाएगा। B और स्मॉल r के बीच एक ग्राफ देखेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल r के बीच ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल होगा, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इस तरह से हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
क्या ये वाला डेरिवेशन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाए तो कितना आसान है। आपको बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है कि वी कंसीडर एन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर एम करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रही है, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एम्पियरियन लूप कंसीडर किया है। इस एम्पियरियन लूप पे कोई भी एलिमेंट लेंगे डीएल, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा बी की डायरेक्शन में लेनी है, हमेशा उसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में होगी। मैग्नेटिक फील्ड की देखो जो हम पहले कैलकुलेट करते थे ना मैग्नेटिक फील्ड, उसमें डीएल की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में सोचते थे, क्योंकि एक्चुअल में हम उस एलिमेंट पे ही लेते थे, एलिमेंट जो वायर के ऊपर ही लेते थे एलिमेंट। यहाँ एक्चुअल में हम डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एम्पियरियन लूप होगा वहां पे एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा बी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। मैं डीएल की डायरेक्शन हमेशा बी की डायरेक्शन में होगी। इस तरह से हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना वो आप पहले भी कर चुके हैं यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin phi 1 प्लस sin phi 2। जैसे मैंने उसमें इनफाइनाइट लेंथ कंसीडर किया था phi 1 phi 2 पाई बाय 2 हुए थे, तो फॉर्मूला आ गया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी वहां से जो भी डिस्टेंस होती थी परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ हमारे पास वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, हमारे पास वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ऐसे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सेम, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग, यूजिंग एम्पियरियन सर्किटल लॉ हमें ये फाइंड आउट करना होता है बेटा, ठीक है। तो अब इसकी एक एप्लीकेशन और बची है, सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन एज इट इज आपको ऐसे एग्जाम में लिखनी है, इसमें थोड़ा सा इसके डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। सेकंड एप्लीकेशन को ध्यान से सुनना बेटा। उस एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपने पास सिलेंड्रिकल वायर होगा या सिलेंड्रिकल कंडक्टर होगा, सिलेंड्रिकल जिसकी कुछ विड्थ होगी, जैसे चौक ही समझ लो, इस चौक को एक कंडक्टर समझ लो मैं, कि सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है और सिलेंड्रिकल है, तो क्या इसके सरफेस से टोटल करंट पास हो रही होगी। तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो आउटसाइड द सरफेस, एट सरफेस, इनसाइड द सरफेस कैलकुलेट करना होगा। तो सेकंड एप्लीकेशन भी कर लेते हैं बेटा, इजी है, रखो ध्यान से। सेकंड एप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर इसमें 2 टॉपिक और बचेंगे इसकी एप्लीकेशन के, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर 2 दिन में आपका गैल्वेनोमीटर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सेकंड एप्लीकेशन देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए cylindrical current carrying conductor, cylindrical current carrying conductor मतलब उसकी कुछ विड्थ है। देखो डायग्राम, ये सेकंड एप्लीकेशन इस तरह से ले लिया आपने, एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया इस तरह से, ठीक है, जिसकी एक्सिस ये है, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर, ये इसकी एक्सिस, इसकी लेंथ कुछ भी कंसीडर कर लो फिक्स, और इसमें मैं बोलो कि आई करंट फ्लो कर रही है, ऐसे आई जो करंट फ्लो करेगी वो इसकी होल सरफेस से फ्लो करेगी, हम उसको पूरी सरफेस से दिखाएंगे। सपोज आई करंट इसके होल सरफेस से फ्लो कर रही है। फर्स्ट केस में मुझे फाइंड आउट करना है आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस आप कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी। मतलब सपोज इस सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके पी पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मेरा क्वेश्चन वही होगा कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर को मुझे एम्पियरियन लूप में कंसीडर करना होगा। इसको मैं एक एम्पियरियन लूप में मान लूं, इस तरह से ले लूंगा एम्पियरियन लूप में, एक सर्कुलर एम्पियरियन लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, जैसे पहले किया था, सेम ही कॉन्सेप्ट है, एम्पियरियन लूप। अब सपोज मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक, तो यहाँ एलिमेंट डीएल जिसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में, ठीक है ना, यूजिंग एम्पियरियन सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। देखो फॉर्मूला, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई, सेम फॉर्मूला
अब देखो यहाँ पे बी और डीएल की डायरेक्शन एक्चुअल में यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं आउटसाइड द सरफेस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इसको इंपीरियल लूप में कंसीडर कर लिया। बी और डीएल की डायरेक्शन से बी डीएल cos 0 लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन बी डीएल cos 0 डिग्री म्यू नॉट समेशन आई की जगह इसमें टोटल करंट आपकी आई फ्लो कर रही है जो एम्पियरियल लूप के अंदर ही आ रही है। बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आप कहीं भी कैलकुलेट करो इस एम्पियरियल लूप पे सब जगह सेम, इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन डीएल इस एम्पियरियल लूप की सरकमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल आर होगी, 2 पाई स्मॉल आर। देखो ध्यान से b into 2 पाई स्मॉल r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, मुझे b कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r, वैसा ही फॉर्मूला आया जो पिछले डेरिवेशन में आया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड डालो, इसको फर्स्ट डाल देना, बहुत इजी है। अब सरफेस पे कैलकुलेट करना हो सेकंड पॉइंट, इट सरफेस क्या होगा बेटा, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, जो एम्पियरियल लूप अपन यहां कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, वो अपन सरफेस पे ही कैलकुलेट करेंगे इसकी, ठीक है। तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, b सरफेस म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई कैपिटल R, ये बन जाएगा फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 3। तीसरा पॉइंट इनसाइड द सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो फर्स्ट सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनसाइड द सरफेस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इनसाइड द सरफेस किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा तो उस कंडीशन क्या होगी, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी होगी। तो आपको डायग्राम भी दोबारा से ही सोचना पड़ेगा, आपका जो डायग्राम है वो चेंज होगा। देखो ध्यान से, आपके पास वही एम्पियरियल लूप सॉरी सिलेंड्रिकल वायर था, कंडक्टर था जिसकी रेडियस कैपिटल R थी, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल R, ठीक है ना। इसमें आपकी जो करंट फ्लो हो रही थी वो कितनी थी, कैपिटल I। हॉल सरफेस से जो करंट पास हो रही थी वो कितनी थी, कैपिटल I आपको दिखानी थी बेटा। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्चुअल में मुझे इनसाइड द सरफेस, जैसे सपोज यहां पे कैलकुलेट करना पी पॉइंट अंदर ले लिया जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो आप इसको आप एम्पियरियल लूप मानोगे, ये आपका लूप हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें से कितनी करंट पास हो रही है, तो आप बोलोगे कि भाई इसमें से तो I से तो कम ही फ्लो हो रही होगी, अंदर कैलकुलेट किया, उसको मैंने कंसीडर कर लिया I डैश, इसको मैंने कितना मान लिया, I डैश। लो कुछ ऐसा ही होगा, सारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होगा, बस केवल डायग्राम चेंज होगा थोड़ा सा। तो ध्यान से देख बेटा, पूरी सरफेस से करंट I पास हो रही है, तो केवल इतने लूप से कितनी करंट पास होगी, क्योंकि करंट जो है वो कंडक्टर की सरफेस से पास होती है। तो ध्यान से देखो बेटा, सारा कुछ वही अकॉर्डिंग टू एम्पियरियल सर्किटल लॉ, ये भी लिखेंगे म्यू नॉट समेशन I की जगह मैं लिख दूंगा I डैश, ठीक है ना। ये ऐसे कैसे लिखना है आपको, इक्वेशन नंबर नहीं डालनी, ये ऐसे कैसे लिखना है। उसके बाद आप देखो ये भी वैसे कैसे लिखना है, ये I डैश म्यू नॉट I डैश अपॉन 2 पाई R, इक्वेशन नंबर 3, ये देखो मैंने शॉर्ट में लिख दी है, ऐसे कैसे लिखना है। अब देखो आगे I डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I फाइंड आउट करनी है, ये ऐसे कैसे इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको बेटा, ध्यान से। अब मैं आपसे पूछूं कि I डैश इन टर्म्स ऑफ I, वी नो दैट सिंस पाई कैपिटल R स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया से कितनी करंट पास हो रही है बेटा, कैपिटल I। अगर मैं पूछूं वन एरिया से कितनी पास होगी, I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो मुझे तो केवल इतने पार्ट से चाहिए जो अंदर वाला लूप है एम्पियरियल लूप, पाई स्मॉल r स्क्वायर, जिसका एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस स्मॉल r, सर्कुलर लूप ही है एम्पियरियल लूप, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर से कितनी करंट पास होगी, जिसको आपने I डैश माना है, I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, I डैश की वैल्यू आ गई I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, I डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर लो, देन B इनसाइड म्यू नॉट I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल r इनटू कैपिटल R स्क्वायर। एक r से स्मॉल r कट गया, B इन आपके पास आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई इनटू स्मॉल r, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R स्क्वायर तो कांस्टेंट होगी, कैपिटल R इसकी रेडियस
आई इसमें जो करंट पास हो रही थी ये तो कांस्टेंट, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, बी की वैल्यू जो है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। हमें ये पता चल गया इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, ये इनसाइड द सरफेस आ गई। इक्वेशन 5 से ये पता चला कि b इन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल r। अब देखो इसमें एक ग्राफ भी है बेटा, ध्यान से, स्मॉल r और b के बीच ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ। अगर मैं सेंटर पे पूछूं आपसे तो स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करोगे इस फार्मूला में, सेंटर पे b इन कितना हो जाएगा 0, सेंटर पे वैल्यू 0 है। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, सरफेस पे हम कैलकुलेट कर चुके, सरफेस पे हम कैलकुलेट कर चुके, b सरफेस म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई कैपिटल R, कांस्टेंट होती है वैल्यू इनसाइड द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल r के प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे b की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होगा लीनियर, b इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। यहां r इक्वल्स टू 0 लिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। आउटसाइड द सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, b आउटसाइड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये थोड़ा सा उससे लेंथी है। फर्स्ट आउटसाइड द सरफेस, एट सरफेस तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनसाइड द सरफेस हमें ध्यान रखना है कि जो करंट है वो पूरी सरफेस से पास नहीं होगी, इनसाइड द सरफेस हमें उस लूप से जितनी करंट पास हो रही है ना वो कंसीडर करनी है समीशन आई की जगह, जिसको मैंने आई डैश कंसीडर किया और आई डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई हमने फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।